Nuclei is an important topic in physics that is covered in IIT, NEET, CBSE, and Maharashtra State Board. It involves the study of the components of the nucleus, such as protons and neutrons, and their interactions. Students can find valuable resources on this topic, including video uploads by Ignited Minds tutorials. These resources offer knowledge explanations to help make the subject matter more understandable and accessible. By studying nuclei in physics, students can gain a deeper understanding of the structure of atoms and the behavior of subatomic particles. This knowledge can have practical applications in fields such as medical imaging and nuclear power. It is important for students to stay engaged with their studies and take advantage of all available resources in order to succeed in these courses. With the help of online tutorials and other educational materials, students can obtain a stronger grasp of challenging topics like nuclei and achieve their academic goals. ओके पीपल, न्यूक्ली का हम कंटिन्यू कर रहे थे जहाँ पे न्यूक्ली का हमने फ्यूजन देखा था, ठीक है, फिजन देखा था, सॉरी। मतलब आप किसी एटम से न्यूक्ली को बॉम्बार्ड कर रहे हैं और न्यूक्ली बेसिकली डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। तो हमने फिजन देखा था, नाउ वी विल टॉक अबाउट फ्यूजन एज वेल, ठीक है। फिजन फ्यूजन जो भी है, वी विल कंटिन्यू विथ वेयरएवर वी हैड लेफ्ट। सो वी विल टॉक अबाउट फ्यूजन नाउ। फिजन मतलब टूटना और फ्यूजन मतलब जुड़ना, ठीक है। दोनों ही में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। ओके, सो वी विल टॉक अबाउट न्यूक्लियर फ्यूजन पीपल। फ्यूजन रिएक्शंस इन न्यूक्लियर फ्यूजन, टू और मोर अनस्टेबल स्मॉलर न्यूक्ली, ठीक है, टू और मोर अनस्टेबल न्यूक्ली का अनस्टेबल होना बहुत जरूरी है। वही न्यूक्ली ज्वाइन कर सकता है जो अपने आप में क्या हो भाई साहब, अनस्टेबल हो। अनस्टेबल स्मॉलर न्यूक्ली ज्वाइन टुगेदर टू प्रोड्यूस वन स्टेबल न्यू पार्टिकल, ठीक है। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना केमिस्ट्री में हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड या एलिमेंट या जो भी है वो अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो अभी आप अगर समझ लो ए है और बी है, ये क्या बना रहे हैं भाई साहब, सी, ठीक है। आप क्या बोल रहे हैं, ए का ए अनस्टेबल है ना, दैट्स व्हाट वी आर सेइंग। द मोर अनस्टेबल स्मॉलर न्यूक्ली, अनस्टेबल स्मॉलर न्यूक्ली, तो ये अनस्टेबल है। बी भी भाई साहब आपका अनस्टेबल है। अगर ए और बी आपका अनस्टेबल है तो क्या इनकी एनर्जी ज़्यादा होंगी भाई साहब, ठीक है। तो इसकी एनर्जी भाई साहब लेट्स से E1 और इसकी एनर्जी E2। सी को क्या बोला जा रहा है, स्टेबल, तो इसकी एनर्जी लेस होगी, है कि नहीं। जितना देखिए, जिस सिस्टम का जितना कम एनर्जी होगा वो उतना ही स्टेबल होगा। तो अगर सी बना रहा है तो इसका एनर्जी लेट्स से E3 है। मुझे बताओ ये E1 प्लस E2 ये जो एनर्जी है और ये E3 कौन ज़्यादा होगा, ये वाला कि ये वाला? ये वाला ज्यादा होगा ना भाई साहब, क्योंकि अनस्टेबल है कि नहीं। E1 प्लस E2 दोनों भी अनस्टेबल है, तो E1 एनर्जी जो है वो अनस्टेबिलिटी की वजह से है, E2 एनर्जी भी जो है वो अनस्टेबिलिटी की वजह से है। ये आपका स्टेबल हो गया तो इसका मतलब इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, मतलब E3 विल बी लेसर देन E1 प्लस E2। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है ये रिलीज होती है और इसी को हम एक न्यूक्लियर रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। इन न्यूक्लियर फ्यूजन टू अनस्टेबल स्मॉलर न्यूक्ली ज्वाइन टुगेदर टू प्रोड्यूस वन स्टेबल न्यू पार्टिकल, और इसी में आपका एनर्जी रिलीज होता है। तो आपके फिजन में भी एनर्जी रिलीज होता है। फिजन मतलब एक न्यूक्लियस का टूटना, और फ्यूजन में भी। वहां पे क्या हो रहा था, देखो फिजन और फ्यूजन में डिफरेंस क्या है भाई साहब, देखो फिजन में भी एनर्जी रिलीज हो रही है और फ्यूजन में भी एनर्जी रिलीज हो रही है। फिजन मतलब आपका ये वाला ए जो है तो बी प्लस सी में जा रहा है, बी स्टेबल कंपैरेटिवली एंड सी स्टेबल, दिस इज अनस्टेबल, तो ऑब्वियसली इसकी एनर्जी भाई साहब हाइयर है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था, लेट्स से ये E1 है और ये E2 है और ये E3 है, ठीक है। तो E1 इज ग्रेटर देन E2 प्लस E3, समझ में आ रहा है। इसीलिए आपका भाई साहब यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रहा है। यहाँ पे कौन अनस्टेबल है, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट नहीं बोलेंगे हम, जो स्टार्ट रिएक्शन मतलब जो आपका इधर है एलिमेंट वो अनस्टेबल है। यहाँ पे भाई साहब आपका ये दोनों भी अनस्टेबल है, दोनों अनस्टेबल है और ये एक स्टेबल बना रहे हैं, ठीक है।
तो स्टेबिलिटी मतलब आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। जो भी स्टेबल कंपाउंड एटम या न्यूक्लियस होगा उसका स्टेबिलिटी हो, तो स्टेबिलिटी कम, अगर स्टेबिलिटी है तो एनर्जी अपने आप कम हो जाएगी। तो यहाँ पे भी आपका एनर्जी रिलीज हो रहा है और यहाँ पे भी आपका एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है। इन बोथ द केसेस एनर्जी इज बेसिकली रिलीज, ठीक है। एन एग्जाम्पल, जैसे आपका देखो यहाँ पे H1 है, तो आपका भाई साहब ये क्या हो रहा है, देखो 4 हाइड्रोजन के एटम्स, देखो ध्यान से, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, एक एटॉमिक नंबर और एक इसका भाई साहब एटॉमिक मास नंबर, इट्स अ हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन के एटम्स क्या बना रहे हैं भाई साहब, एक हीलियम का एटम प्लस ये प्लस 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4, ये क्या बना रहा है, दिस प्लस ये दिस। अभी देखो यहाँ पे तुम्हारे पास प्रोटॉन्स कितने हैं, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम में प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, 4 प्रोटॉन्स हो गए भाई साहब। इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना भाई साहब। न्यूट्रॉन्स कुछ हैं, नहीं है भाई साहब, हाइड्रोजन में कहाँ न्यूट्रॉन होता है, तो आपके 0 न्यूट्रॉन्स है ना भाई साहब। समझ में आ रहा है, 4 हाइड्रोजन में ले देकर तुम्हारा कितना हो जाएगा, 4 प्रोटॉन्स और 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नो न्यूट्रॉन्स। हीलियम में आओ भाई साहब, हीलियम में तुम्हारा कितना है, देखो 4 2He है भाई साहब, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे भाई साहब तुम्हारे इसमें 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। ये कहाँ से आ गया भाई साहब, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो तुम्हारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर आए, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे रिलीज होंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है। यहां पे क्या हुआ है, जैसे आपने पढ़ा था, देखो न्यूक्लियर रिएक्शंस में प्रोटॉन का कन्वर्जन हुआ है किसमें, न्यूट्रॉन्स में। प्रोटॉन हैज बेसिकली गॉटन कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन्स, और यही हुआ है भाई साहब, हीलियम बना है, क्लियर है। और यहाँ पे भाई साहब आपका क्या कहते हैं, एनर्जी रिलीज हो रही है, 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी रिलीज हो रही है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। यहाँ पे आप बोलेंगे भाई साहब ये प्रोटॉन्स कहाँ से आ गए, प्रोटॉन्स तो भाई साहब इधर थे ही नहीं, तो यहाँ पे आपके न्यूट्रॉन्स कहाँ से आ गए, न्यूट्रॉन्स तो थे नहीं, 4 प्रोटॉन्स थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 4 प्रोटॉन्स का तुमको भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन्स तुमको इधर मिल गया और 2 इलेक्ट्रॉन्स अलग से। अभी बचा तुम्हारे पास भाई साहब 4 प्रोटॉन्स, है ना, 4 प्रोटॉन्स बचे तुम्हारे पास। ये 4 प्रोटॉन्स में भाई साहब 2 प्रोटॉन्स क्या हो जाएंगे, 2 न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इसीलिए भाई साहब आपका 2 प्रोटॉन बचा और 2 न्यूट्रॉन बचा, और ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन ये 4 बना रहे एटॉमिक मास। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझम। ओके। द एनर्जी रिलीज इज अबाउट 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। हर एक न्यूक्लियन से आपका 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये फ्यूजन का रिएक्शन है भाई साहब, ठीक है, दिस इज बेसिकली व्हाट, फ्यूजन हो रहा है। फ्यूजन किसके बीच में, 4 हाइड्रोजन एटम्स के बीच में फ्यूजन हो रहा है। तो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, हीलियम की हाइड्रोजन, बोला हीलियम ज्यादा स्टेबल हो गया भाई साहब, ठीक है, हीलियम इज मोर स्टेबल, ठीक है, इसकी एनर्जी लेस, इसकी एनर्जी ज्यादा। बाबू और चौधरी भाई साहब क्या पकड़ा है उधर, हाँ कुछ नहीं पकड़ा है, ठीक है। सो द एनर्जी रिलीज इज अबाउट 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। एक न्यूक्लियन में भाई साहब आपका कितना इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज हो रहा है, 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। क्लियर। दिस हैज मोर एनर्जी पर न्यूक्लियन देन फिशन, ठीक है। तो ये दिस हैज मोर एनर्जी पर न्यूक्लियन देन फिशन, ये फिशन से ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो इसका मतलब फ्यूजन आपका ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है देन फिशन, समझ में आ रहा है। फ्यूजन इज रिलीजिंग मोर एनर्जी देन फिशन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। फ्यूजन का भाई साहब एनर्जी हियर इज मोर देन फिशन, समझ में आतम भाई साहब। फिशन मतलब टूटना, फ्यूजन मतलब जुड़ना, दोनों में ही आपका एनर्जी रिलीज हो रहा है। तेरा दिमाग इधर नहीं है, तेरे शक्ल पे लिखा है, ठीक है, पता नहीं कब लगेगा दिमाग इधर। 0.7% ऑफ द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इन बोथ द साइकिल्स, ठीक है। आपका फिजन हो चाहे फ्यूजन हो, आपका 0.7 तक का एनर्जी, ठीक है, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो आपका जो टोटल मास होता है रिएक्टेंट्स का, चाहे फिजन में हो चाहे फ्यूजन में हो, इतना मास भाई साहब आपका एनर्जी में कन्वर्ट होता है दोनों ही साइकिल में, चाहे आपका फिजन हो चाहे फ्यूजन हो। टोटल एनर्जी रिलेटेड इज 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन। एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियन इज, फिर से क्यों रिपीट हो रहा है भाई साहब, इट स्टार्ट हुज इंटीरियर टेम्परेचर इज लेस देन दैट ऑफ, ठीक है, इट स्टार्ट्स हुज इंटीरियर टेम्परेचर्स आर लेस देन दैट ऑफ सन प्रोटॉन साइकिल टेक प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब आपका प्रोटॉन साइकिल टेक प्लेस होता है, इट स्टार्ट्स हुज इंटीरियर टेम्परेचर्स आर ग्रेटर देन सन कार्बन, तो नाइट्रोजन साइकिल टेक्स प्लेस, ठीक है। तो एक भाई साहब आपका प्रोटॉन साइकिल होता है और दूसरा आपका क्या होता है भाई साहब, नाइट्रोजन साइकिल टेक्स प्लेस, ठीक है।
इन बोथ द साइकिल्स अकर विथ, इन सन बोथ द साइकिल्स अकर विथ इक्वल प्रोबेबिलिटीज। तो सन में दोनों भी साइकिल, ठीक है, सन में भाई साहब बोथ साइकिल्स, सन में बोथ साइकिल्स अकर विथ इक्वल प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। तो एक आपका नाइट्रोजन साइकिल है भाई साहब और एक आपका भाई साहब है इन सन बोथ द साइकिल्स अकर विथ इक्वल प्रोबेबिलिटीज। न्यूक्लियर फ्यूजन इज द प्रोसेस बाय विच एनर्जी एमिटेड बाय स्टार्स। तो स्टार्स से जो एनर्जी एमिट होती है, देखो स्टार्स बनते कैसे हैं, ये बहुत सारा डस्ट पार्टिकल और जो आपके उधर है स्पेस में, तो ये धीरे 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 ऐसे आने लगते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये स्टार्स ऐसे आने लगते हैं। तो होता क्या है कि दे गेट ऑन कंप्रेसिंग। अभी ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या जो गैस है और प्लस डस्ट पार्टिकल्स है, ठीक है, गैस और डस्ट पार्टिकल्स बेसिकली क्या होते हैं भाई साहब, पास आने लगते हैं, ठीक है। इंटरस्टेलर फोर्स होता है भाई साहब जिसके वजह से ऐसे पास आने लगते हैं। अभी इनके बीच में क्या है, इन सारे गैस पार्टिकल्स के बीच में क्या है भाई साहब, जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और गैस के टेम्परेचर्स बढ़ते रहेंगे, ठीक है, तो टेम्परेचर जो बढ़ता रहेगा, कोर टेम्परेचर जब बढ़ता रहेगा, ठीक है, तो ये भाई साहब बाहर जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, दे विल ट्राई टू गो आउट, ऐसा होगा भाई साहब, ठीक है। टेम्परेचर जैसे बढ़ेंगे तो टेम्परेचर देखो, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक अगरबत्ती जलाऊं तो आप तक स्मेल जाएगा, क्यों जाएगा भाई साहब, क्योंकि मैंने उस अगरबत्ती को अभी टेम्परेचर दिया है, गैस को टेम्परेचर दिया, तो वो भाई साहब एक्सपैंड होगा, ठीक है। तो गैस का टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है तो वो एक्सपैंड होगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है भाई साहब, एक प्रेशर है जो आउटसाइड की तरफ है और जो किससे बढ़ता है, टेम्परेचर से बढ़ता है, ठीक है। और दूसरा क्या है भाई साहब, ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं गैस पार्टिकल्स के बीच में जो इसको खींच रहे हैं, मतलब ये खिंचाव तनाव में फंसा हुआ है, समझ में आ रहा है ये। तो जो गैस के पार्टिकल्स हैं ये स्प्रेड आउट भी हो रहे हैं और भाई साहब खींच भी रहे हैं। सो कभी कभी जब स्प्रेड आउट ज्यादा होता है, मतलब जो भी फोर्स भारी पड़ेगा, अगर भाई साहब स्प्रेड आउट ज्यादा हो रहा है तो ये भाई साहब ये हो जाएगा, और अगर भाई साहब ये धीरे 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 ऐसे आएगा तो ये बन जाता है स्टार, ठीक है। एक टाइम आता है जब ये स्टार बन जाता है। बहुत सारे स्टार ऐसे होते हैं जो पास आते 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 ऐसे हो जाएंगे कुछ बचेगा ही नहीं, फिर वो लुप्त हो जाएगा, ठीक है। तो वो परमानेंट स्टार नहीं होता है। जैसे सन आपका एक परमानेंट स्टार है, हम बोल सकते हैं भाई साहब 4.5 बिलियन ईयर्स तक सन में कोई भी चेंजेस नहीं देखे गए हैं, ठीक है। और ये क्यों ही हुआ रहेगा, वाई वुड दिस हैव हैपेंड, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसे स्टेज पे पहुंच गया है जब प्रेशर जो आउटसाइड की तरफ है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स इनसाइड की तरफ है, ये दोनों भी भाई साहब इक्वल है। इक्वल हो गया तो भाई साहब स्टेबल हो गया। अभी सन में क्या हो रहा है, देखो कोर टेम्परेचर कौन मेंटेन कर रहा है, दो गैसेस हैं जिससे सन बना हुआ है, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। ये कोर टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है। कोर टेम्परेचर मेंटेन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोर टेम्परेचर आपका थोड़ा सा भी गिरता है तो सन चिपक जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी भाई साहब ग्रेविटेशनल फोर्स भारी पड़ेगा। क्या ये समझ में आ रहा है, देखो प्रेशर आउटसाइड किससे होता है, टेम्परेचर से, ठीक है। और जो इनसाइड का फोर्स है वो किसके वजह से है, ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन गैस पार्टिकल्स वुड एग्जिस्ट, सो देयर विल बी अ स्क्वीजिंग डाउन ऑफ दिस, ठीक है। और प्रेशर जो है तो बाहर की तरफ है। अगर आपका ये टेम्परेचर जो अंदर का है ये गिरने लगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो प्रेशर बाहर की तरफ है ये भी भाई साहब गिरने लगेगा, तब क्या होगा, ये भाई साहब छोटा होता जाएगा। समझ में आ रहा है ये। तो इसीलिए जब हर स्टार में एक सेंट्रल फ्यूल फैक्टर होता है, ठीक है, हर स्टार में एक सेंट्रल फ्यूल फैक्टर होता है। जैसे सन में आपका भाई साहब कौन सा है, हाइड्रोजन है और हीलियम है। अभी देखो जब हाइड्रोजन खत्म हो जाता है तो हीलियम बिकम्स द फ्यूल, एट द सेम टाइम जब हीलियम खत्म हो जाता है तो हाइड्रोजन बिकम्स द फ्यूल। ये सन में कंटिन्यूअसली चल रहा है, हाइड्रोजन और हीलियम का कन्वर्जन कंटिन्यूअसली चल रहा है। जैसे आपने अभी देखा भाई साहब 4 हाइड्रोजन एटम से क्या बन रहा है, हीलियम, यही सन में होता है और इसी की वजह से एनर्जी रिलीज होती है। समझ में आ रहा है, 4 हाइड्रोजन एटम्स मिलाकर हीलियम बन रहे हैं और फिर उस हीलियम का भाई साहब टूटना होगा इनटू हाइड्रोजन, अगेन दैट हाइड्रोजन। तो आपका सेंटर कोर में एक फ्यूल का हमेशा बर्न होना जरूरी है फॉर द स्टार टू एग्जिस्ट। ऐसे मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, इफ यू लुक एट इट, हमारे जो स्टार्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻11 स्टार्स हैं, 10⁻11 स्टार्स हैं, इतने सारे स्टार्स हैं। हमारे नेकेड आई में करीबन 4000 स्टार्स को हम देख सकते हैं, ठीक है। वी कैन बेसिकली सी अप्रोक्सीमेटली 4000 स्टार्स, बट इन रियलिटी देयर आर मोर देन 10⁻11 स्टार्स। अभी अलग अलग गैलेक्सीज हैं, ठीक है, जैसे हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है, तो इसमें ये स्टार्स हैं, ये स्टार्स बेसिकली किन्हीं स्टार्स में तो सन से भी ज्यादा एनर्जी है,
सन से भी ज्यादा लाइट है, लेकिन हमको वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी से उनकी दूरी बहुत ज्यादा है, ठीक है। सन इज द क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ एंड हेंस इट अपीयर्स टू बी द ब्राइटेस्ट एंड बिकम्स द ओनली लाइट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ। अदर स्टार्स आर नॉट एबल टू बिकम दैट मच। समझ में आ रहा है? अदरवाइज सारे स्टार्स में यही कार्यक्रम चल रहा है भाई साहब। ये क्या होता है भाई साहब, ऐसे गैस पार्टिकल, अच्छा ये सब कलेक्ट होने लगे। अभी जैसे ये कलेक्ट होने लगे भाई साहब, तो इनका टेम्परेचर, कोर टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। कहीं फ्यूजन होगा, कहीं फिजन होगा। कोर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये एक्सपैंड होने की कोशिश करेंगे, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और कोर टेम्परेचर जो प्रेशर है, ये दोनों अगर आपस में बैलेंस हो गए तो स्टार परमानेंट हो जाएगा। अगर ये दोनों आपस में बैलेंस नहीं हो पाए, अगर ग्रेविटेशन फोर्स भारी पड़ गया, तो भाई साहब ये स्टार पिचक जाएगा भाई साहब, ठीक है। और अगर भाई साहब कोर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो ये एक्सपैंड हो जाएगा, दोनों ही लुप्त प्राय हो जाएंगे। तो ऐसे हजारों लाखों स्टार्स रोज बनते हैं और रोज बिगड़ते हैं, हजारों लाखों। जो आपको दिख रहे हैं वो स्टेबल हो चुके हैं, ठीक है, वो स्टेबल हो चुके हैं। और द रीजन व्हाई दे हैव बिकम स्टेबल, अगर भाई साहब इस फ्यूल को कुछ भी हो गया, अगर ये फ्यूल भाई साहब डैमेज होने लगा, अगर ये फ्यूल प्रोडक्शन बंद हो जाए तो स्टार लुप्त प्राय हो जाएगा, स्टार खत्म हो जाएगा। सन विल ऑल्सो सीज टू एग्जिस्ट। जब तक भाई साहब हाइड्रोजन और हीलियम या हाइड्रोजन या हीलियम बर्न आउट हो रहा है, तब तक आउटसाइड प्रेशर मेंटेन्ड है। और जब तक आउटसाइड प्रेशर मेंटेन्ड है, वो इनसाइड ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस किए हुए। जिस दिन ये टेम्परेचर नहीं मेंटेन रहेगा, द सन विल सीज टू एग्जिस्ट, ठीक है। खैर हम यहाँ पे भाई साहब सोलर सिस्टम नहीं पढ़ रहे हैं। सो न्यूक्लियर फ्यूजन इज द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज एमिटेड बाय स्टार्स, ठीक है। हाइड्रोजन न्यूक्ली आर फ्यूज टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियस। आपने देखा भाई साहब, 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियस, दे आर फ्यूजिंग टू फॉर्म व्हाट, हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या रिलीज होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे भाई साहब, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, प्लस आपका भाई साहब एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग। हाइड्रोजन न्यूक्ली आर फ्यूज्ड टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियस। हेवियर एलिमेंट्स कैन आल्सो बी फॉर्म्ड बाय फ्यूजन। तो हेवियर एलिमेंट्स जो होते हैं वो फ्यूजन से फॉर्म होते हैं। फ्यूजन रिएक्शंस कैन टेक प्लेस इन द सन ड्यू टू हाई टेम्परेचर्स एंड प्रेशर इन द कोर। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये समझ लो सन है, ठीक है, ये सन का कोर है। यहां पे भाई साहब हाई टेम्परेचर्स है, ठीक है। जब तक ये हाई टेम्परेचर्स मेंटेन रहेगा, तब तक क्या रहेगा, ये जो पार्टिकल्स हैं ये चितर बितर होने की कोशिश करेंगे, दे विल ट्राई टू एक्सपैंड। और इन पार्टिकल्स में आपस में क्या होगा, एक काइनेटिक, एक भाई साहब ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा, जिसके वजह से ये चिपके हुए। तो आपका भाई साहब प्रेशर आउटसाइड इज बेसिकली बैलेंसिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स, प्रेशर आउटसाइड, और तभी ये स्टेबल रहेगा, सन विल कीप ए स्टेबल, ठीक है। फ्यूजन रिएक्शंस कैन टेक प्लेस इन द सन ड्यू टू हाई टेम्परेचर्स एंड प्रेशर इन द कोर, ठीक है। टू प्रोड्यूस फ्यूजन ऑन अर्थ यू हैव टू गिव, तो अगर आपको अर्थ में फ्यूजन प्रोड्यूस करना है, यू हैव टू गिव द न्यूक्ली हाई एनर्जी एंड कीप देम क्लोज टू ईच अदर। तो इन न्यूक्ली को हाई एनर्जी देना पड़ेगा और कीप देम क्लोज टू ईच अदर एट हायर टेम्परेचर्स व्हिच इज लेट्स से मोर देन 10 raised to 6 Kelvin, ठीक है। व्हाट विल हैपन, हेंस दे आर कॉल्ड थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस। मतलब आपको बहुत बड़ी मात्रा में हीट देना पड़ेगा। अब लोग सबका हो गया क्या, डन बनाना है, क्लोज है, बहुत बढ़िया। ओके, सो टू प्रोड्यूस फ्यूजन ऑन अर्थ, अगर आप सन जैसा फ्यूजन अर्थ में प्रोड्यूस करना चाहते हैं, ठीक है, यू हैव टू गिव द न्यूक्ली हाई एनर्जी। तो आपको बहुत हाई एनर्जी इसको देना पड़ेगा, ठीक है। एंड कीप देम क्लोज टुगेदर एट हायर टेम्परेचर्स व्हिच इज ग्रेटर देन 10 raised to 6 Kelvin, ठीक है। 1 मिलियन केल्विन तक आपको भाई साहब इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी। हेंस दे आर कॉल्ड एज थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस। तो जो न्यूक्लियर रिएक्शंस आपके हीट के असिस्टेंस से प्रोड्यूस होते हैं, उनको हम थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस बोलते हैं। एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस फॉर फ्यूजन पावर प्लांट्स आर बीइंग बिल्ट, ठीक है। बहुत अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है और यही हमारा फ्यूचर होगा अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं तो, क्योंकि ऑल पेट्रोलियम रिसोर्सेज आर वन डे गोइंग टू गेट एग्जॉस्टेड, ठीक है। सो दिस इज द ओनली वे इन विच वी कैन मीट आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, अदरवाइज देयर इज नो अदर वे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। ये बहुत जल्दी, मतलब ये चेन रिएक्शंस जो हैं वो अगर स्टॉप नहीं हुए तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, फिर तो उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो द फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस बाय प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल या आपका कार्बन नाइट्रोजन साइकिल। 2 तरीके से आपका हाइड्रोजन का फ्यूजन होता है जो सन के अंदर हो रहा है।
ठीक है। हमारा पूरा भाई साहब समझ लो यूनिवर्स जो है या लेट्स से अर्थ आपके सन के एनर्जी से चल रहा है। द एंटायर लाइफ साइकिल इज मूविंग ड्यू टू सन्स एनर्जी, ठीक है। प्लांट्स वुड नॉट बी एबल टू मेक देयर फूड until unless they receive adequate amount of sunlight. We will not be able to survive until unless we receive sunlight. इस इतनी बड़ी मात्रा में जो एनर्जी हम तक पहुंच रही है और हमारा जो पोजीशन है, अर्थ का जो पोजीशन है वो बड़े एप्ट पोजीशन पे है। मतलब क्या वो हंसी क्यों आ रही है भाई साहब? कुछ उधर लफड़ा चल रहा है भाई साहब, है ना? दिखाइए इसको खोल है ना? हाँ चेक करते हैं, हिस्ट्री चेक कर। इसके पहले क्या देख रहा था? ठीक है, बताइए। ओके, फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस बाय प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल और कार्बन नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। तो दो तरीके से आपका फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन होता है जो सन में हो रहा है, ठीक है, जो सन में हो रहा है। एक होता है आपका प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल और दूसरा है आपका कार्बन नाइट्रोजन साइकिल। सो प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल क्या है भाई साहब? द प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सन एंड इन स्टार्स ऑफ कंपैरेटिवली लोअर टेम्परेचर्स, ठीक है। दो तरीके के आपके स्टार्स होते हैं, एक जो है रेड जायंट स्टार्स होते हैं और एक आपके रेड ड्वार्फ स्टार्स होते हैं, ठीक है। तो आपके एक व्हाइट स्टार्स भी होते हैं, लेकिन उसको हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे रेड ड्वार्फ स्टार्स की बात कर रहे हैं। द प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सन एंड इन स्टार्स ऑफ कंपैरेटिवली लोअर टेम्परेचर। जो भी स्टार्स हैं जिनका कोर टेम्परेचर लगभग कम है, ठीक है, उसमें ये प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल चलता है, ठीक है। सो वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, ठीक है। सो आपका देखो यहाँ पे प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर? वी हैव 2 प्रोटॉन्स बेसिकली, एक्चुअली में ये 4 है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 प्रोटॉन्स का कॉम्बिनेशन हो रहा है और ये क्या बन रहा है? 1H2, मतलब आपका प्रोटॉन और प्रोटॉन कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम मतलब समझते हैं भाई साहब, ट्राइटियम। हाइड्रोजन 3 आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करता है, प्रोटॉन, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम। तो प्रोटॉन मतलब वो हो गया जिसमें भाई साहब कोई न्यूट्रॉन्स नहीं है। जॉनसन्स बर्ड्स ला के दूं भाई साहब, अच्छे से साफ कर ले, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब प्रोटॉन जिसमें कोई न्यूट्रॉन्स नहीं है। ये भी हो गया आपका प्रोटॉन जिसमें कोई न्यूट्रॉन्स नहीं है। यहाँ पे भाई साहब प्रोटॉन, ठीक है, यहाँ पे आपका एक न्यूट्रॉन हो गया, तो दिस विल बिकम अ ड्यूट्रॉन। ये जो आपका एक न्यूट्रॉन आया, ये आया कहाँ से भाई साहब? वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम? क्योंकि इनिशियली तो भाई साहब ये भी प्रोटॉन नहीं है इसके पास भी प्रोटॉन नहीं है, इसके पास न्यूट्रॉन नहीं है, इसके पास भी न्यूट्रॉन नहीं है, इसके पास ये दो जो हैं इसमें से एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है ना। तो ये न्यूट्रॉन कहां से आया? वेयर इज दिस न्यूट्रॉन कमिंग फ्रॉम? सो द आंसर इज दैट द प्रोटॉन गेट्स कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन। आपका प्रोटॉन जो है तो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है और इस चैप्टर के शुरुआती दौर पे हमने इस चीज को देखा था, ठीक है, कि प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्जन होता है। हम तमाम चीजें जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में, ठीक है, उसमें हम सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर होते हुए उपद्रव को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से ही हमारा वास्ता है, इलेक्ट्रॉन से नहीं, ठीक है। सो दिस इज नॉट कंसर्न विद इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज ओनली एंड ओनली कंसर्न विद न्यूक्लियस, न्यूक्लियॉन्स टू बी मोर प्रिसाइज, दैट इज प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और प्रोटॉन्स का न्यूट्रॉन्स में कन्वर्जन होता है, ठीक है, और यहाँ पे वही हुआ है, ठीक है। और क्योंकि आपका भाई साहब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स भी थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स में भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन इधर रिलीज हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर बचा, एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन बचा और एक बचा आपका न्यूट्रॉन, ठीक है। और आपका भाई साहब यहाँ पे क्या है? दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग व्हाट? फ्रीक्वेंसी। एक एनर्जी रिलीज हुई है, ये आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ द एनर्जी है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। ऐसे ही 4 प्रोटॉन्स कंबाइन करेंगे भाई साहब, ठीक है। तो देखो अभी आपका क्या बना, देखो पहले आपके 2 प्रोटॉन्स ने कंबाइन किया तो क्या बना? ड्यूट्रियम, प्लस एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, प्लस एनर्जी रिलीज हुई। अभी ये भाई साहब एक और के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है। ये क्या फॉर्म हो रहा है भाई साहब? हीलियम। लेकिन हीलियम मतलब क्या? यहाँ पे हीलियम पूरा कंप्लीट नहीं है, एक न्यूट्रॉन की अभी भी कमी है, ठीक है। 2 + 1 हो गया भाई साहब 3, ये हो गया भाई साहब आपका 1 + 1 2 प्लस गामा रेस, ठीक है। दीज विल बी गामा रेस दैट विल मेक। अभी ये भाई साहब 2 हीलियम, तो एक हीलियम इधर का और एक हीलियम इधर का, इनका दोनों का भाई साहब कॉम्बिनेशन हुआ तो क्या बन गया भाई साहब? 4 2He, ठीक है। 3 + 3 कितना होता है? 6, तो बना 4, मतलब 2 की कमी है, देखो 2 को आपने इधर एडजस्ट किया, मतलब 2 साथ ही साथ क्या रिलीज हो रहे हैं? प्रोटॉन्स। मतलब क्या है आपका? जो आपको इनिशियली मिला वही आपको देखो यहां पे भी मिल गया, समझे। तो ये चेन रिएक्शन चलता रहेगा, क्लियर है। सो देखो यहां से आपने स्टार्ट किया ना भाई साहब, 2 प्रोटॉन से स्टार्ट किया और एंड प्रोडक्ट में आपको क्या मिल गया? 2 प्रोटॉन्स मिल गए, मतलब आपका रिएक्शन खत्म ही नहीं होगा भाई साहब, ये चेन रिएक्शन चलता ही जाएगा, ठीक है।
किसी ने ओपेनहाइमर मूवी देखी है भाई साहब, उसमें देखो वो बोलता है कि चलो हमने ये बॉम्ब तो बना लिया, ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब है, सो वी हैव ऑलरेडी डिवाइस्ड इट, बट व्हाट इफ द चेन रिएक्शन डजंट स्टॉप। जब वो टेस्ट करने जा रहा था एटॉमिक बॉम्ब को, जापान में तो बाद में डाला गया लेकिन उसका पहले टेस्टिंग हुआ था, सो व्हेन ही वाज टेस्टिंग दैट, तो पहला जो इनका ये था कि व्हाट इफ द चेन रिएक्शन इज नॉट स्टॉपिंग, व्हाट इफ द चेन रिएक्शन कंटिन्यूज, तो पूरा अमेरिका तबाह हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। सो यही चेन रिएक्शन है। देखो इसका चेन रिएक्शन हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जिन चीजों से आपने स्टार्ट किया था आपको वही चीज फिर से मिल जाएगी और ये चेन रिएक्शन चलता रहेगा। मतलब यू जस्ट नीड 2 प्रोटॉन्स टू स्टार्ट दिस रिएक्शन, 2 प्रोटॉन से आपका रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और आगे कोई प्रोटॉन्स की आवश्यकता नहीं है आपको, ये बार बार रिएक्शन, अभी यही 2 प्रोटॉन्स फिर से वही बनाएंगे भाई साहब, समझ में आ रहा है ये। सो ये चेन रिएक्शन चलता रहेगा। यहाँ पे आपकी एनर्जी एमिट हुई, यहाँ पे आपका गामा रेज एमिट हुआ, यहाँ पे फाइनली क्या बना आपका हीलियम। तो हाइड्रोजन का कंटिन्यूअस कन्वर्जन किस में हो रहा है, हीलियम में हो रहा है, और साथ ही साथ क्या रिलीज हो रही है भाई साहब, एनर्जी। क्लियर है, आर वी कटिंग दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये आपका हो रहा है और ये आपके सन में हो रहा है। So this is the reason it is known as proton-proton cycle, because of which the sun is generating huge amount of energy. बहुत ज्यादा एनर्जी ये जनरेट कर रहा है, ठीक है। क्लियर है। सन की एनर्जी का अंदेशा आपको तब होगा अगर हम इस चीज को समझें कि अर्थ एक बहुत ही अच्छे ऑर्बिट में घूम रहा है सन के आजू बाजू। अगर ये ऑर्बिट थोड़ा सा भी दूर हो जाए, थोड़ा सा भी, ठीक है, अर्थ विल बिकम सुपर कोल्ड टू सर्वाइव। आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, पूरा बर्फ हो जाएगा। और अगर थोड़ा सा और पास आ जाता है सन के तो सुपर हॉट हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो अर्थ की ऑर्बिटल पोजीशन लाइफ के सपोर्ट में है, ठीक है। आप सन की एनर्जी को इमेजिन कीजिए, इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है एंड दिस एनर्जी इज बेसिकली एबल टू सस्टेन ऑल काइंड्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ये 2 प्रोटॉन्स का क्या बना भाई साहब, एक ड्यूट्रियम बना, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ और भाई साहब क्या रिलीज हुई, एनर्जी, ठीक है। ये ड्यूट्रियम बना, फिर से 2 ड्यूट्रियम और 1 प्रोटॉन, ड्यूट्रियम और 1 प्रोटॉन का क्या बना, एक ऐसा हीलियम जिसका एटॉमिक मास नंबर क्या है 3, ठीक है, नॉट 4, ठीक है। फिर से ऐसे 2 हीलियम कंबाइन करके क्या बना रहे, प्रॉपर हीलियम बन गया यहाँ पे, और यहाँ पे अगेन देखो 2 प्रोटॉन्स रिलीज हो गए। ये जो 2 प्रोटॉन्स रिलीज हुए यही फिर से देखो यहाँ पे आ जाएंगे, यही 2 प्रोटॉन्स है, फिर से ये रिएक्शन चलता रहेगा, ठीक है। सो यू जस्ट नीड 2 प्रोटॉन्स एट द स्टार्ट, 2 protons and an immense amount of energy because of which they will fuse and this is called proton-proton cycle, ठीक है। तो आपका ये फ्यूजन साइकिल हो गया। तो 4 हाइड्रोजन एटम बेसिकली आपको, अगर इन सबको आप ऐड करेंगे तो ये 4 हाइड्रोजन एटम बेसिकली आपको क्या दे रहे हैं, अगर देखो ऐड करेंगे तो कैसा होगा, देखो यहाँ पे 2H21 है ना, तो यहाँ पे 2H21 है, यहाँ पे 1H21 है, ठीक है। तो आपका देखो यहाँ पे 3, ये भाई साहब इसके साथ कैंसलम, ठीक है, और भाई साहब ये इसके साथ कैंसलम हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 है तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेसिकली, ठीक है। देखो ये 2 है ना, पूरा मतलब यहाँ पे 2 है, दिस इज बेसिकली 2 ना, ये भी आपका भाई साहब क्या है 2, इस 2 को अगर हम इग्नोर करें तो ये आपका क्या है भाई साहब 2 है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2He प्लस 2 गामा, और यहाँ पे क्या है देखो ये 2 है, ठीक है, 2 है भाई साहब, और इधर कितना हो जाएगा 2, ये हो गया आपका 2, ठीक है, क्लियर है। अभी अगर आप देखोगे 2H ये 2 1 है तो ये वाला भाई साहब और ये वाला कैंसिल हो गया, ठीक है। और बोलो भाई साहब यहाँ पे 2H3 है तो ये दोनों 2 इसके साथ कैंसिल हो गए, क्लियर। यहाँ पे आपका कितना है 2H1 है और 2H1 है, तो 2H1 और 2H1 कितना हो गया 4H1 हो गया, ठीक है, क्लियर है। और क्या रिलीज हो रहा है भाई साहब 4H2, यही बचा ना, अभी तो यहाँ पे यही बचा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये बचा भाई साहब आपका, प्लस 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो 26.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये दोनों को कंबाइन करके है भाई साहब, ठीक है, 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके 4 हाइड्रोजन एटम के फ्यूजन से बन रहा है, इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। सो इन वन प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल पीपल, हाउ मच इज द एनर्जी विच इज गेटिंग रिलीज, दैट इज 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। कार्बन नाइट्रोजन साइकिल को समझ लेते हैं। एनर्जी रिलीज्ड इन स्टार्स लाइक सन is due to fusion of hydrogen by कार्बन नाइट्रोजन साइकिल एंड प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, दोनों भी होता है भाई साहब। तो प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल तो हमने देख लिया, प्रोटॉन और प्रोटॉन से बनता है हीलियम, और हीलियम बनने के टाइम पे आपका एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज समथिंग दैट वी हैव सीन। नाउ वी विल सी द कार्बन नाइट्रोजन साइकिल। तो आपका ये भाई साहब कार्बन है प्लस आपका एक प्रोटॉन है, तो ये क्या बना रहा है देखो 12 प्लस 1 13 हो गया, 6 प्लस 1 7, ठीक है। जनरली नाइट्रोजन का भाई साहब क्या होता है 14N7 होता है, बट 13N7 इज एन आइसोटोमिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, क्लियर है।
ये भाई साहब आपका गामा रेस प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, दिस इज प्रोड्यूसिंग गामा रेस। अभी देखो ये 13(7)C जो आपका नाइट्रोजन बना, ये क्या बनाएगा 13C6, मतलब ये कार्बन का एक आइसोटोप बना रहा है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आपका रिलीज हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड और यहाँ पे भाई साहब एनर्जी रिलीज हो रही है। तो अगेन 12C जो कार्बन है आपका, जो नॉर्मल फॉर्मेट ऑफ कार्बन है, वो भाई साहब एक प्रोटॉन के कंजम्पशन से क्या बना रहा है 13N7 नाइट्रोजन बना रहा है। और क्या हो रहा है भाई साहब 6 और 1 7 आपका गामा रेज रिलीज हो रहे हैं इसमें, गामा रेज है न्यूट्रल रेज, ठीक है, आपका 12 + 1 ये हो गया 13 प्लस गामा रेज रिलीज हो रही है। अभी ये जो है ये क्या बनाएगा भाई साहब स्प्लिट अप होकर बनाएगा 13C6 प्लस यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा प्लस वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसको हम बोलते हैं कार्बन नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। इस फॉर्मेट में भी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो अगर हम इसको पूरा टोटल देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन, अगर ये वाला फिर से देखो, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ अभी कंबाइन करेगा, इसके साथ कंबाइन करेगा, अगेन 14C7 प्लस गामा रेज फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो आपका अगेन ये वाला देखो 14C7 के साथ 14N7 के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा 15(8O) प्लस गामा, ठीक है, 15(8O) प्लस गामा, फिर से क्या बनाएगा 15(7N) प्लस इलेक्ट्रॉन्स प्लस आपका एनर्जी, ठीक है। तो काफी लंबा चौड़ा रिएक्शन है भाई साहब आपका, यहाँ पे प्लस 15(7N) ये वाले हर बार इससे हम उठाते जा रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या बन गया देखो, फिर से हीलियम बन गया और फिर से भाई साहब आपका बहुत बड़ी मात्रा में हीट एनर्जी, Q मीन्स अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज बेसिकली लिबरेटेड। सो दीज आर द मल्टीपल चेन रिएक्शंस दैट आर हैपनिंग। तो इसको अगर हम ऐड करें तो 4 हाइड्रोजन से आपका क्या बन रहा है हीलियम प्लस दिस प्लस 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो भाई साहब हाइड्रोजन हीलियम का कन्वर्जन है, ठीक है। देखो ये हीलियम जो बना है और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, इसका भाई साहब हीलियम बन रहा है, तो आपका यहाँ पे हीलियम बन रहा है और उधर भी आपका हीलियम बना हुआ है, ठीक है। So this is how the energy release is about again 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट in both कार्बन नाइट्रोजन एंड प्रोटॉन साइकिल। तो दोनों भी साइकिल्स में जो सन में हो रहा है और दूसरे स्टार्स में हो रहा है, कार्बन नाइट्रोजन साइकिल ले लो या प्रोटॉन साइकिल ले लो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिलीज्ड इज 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है। ओल्डर स्टार्स हैव मोर हीलियम कंपेयर टू द यंगर वंस, जो आपके ओल्डर स्टार्स हैं दे हैव मोर क्वांटिटी ऑफ हीलियम देन द यंगर वंस, ठीक है। क्योंकि हीलियम इनमें भाई साहब देखो हीलियम दोनों भी प्रोसेस में बन रहा है, कार्बन नाइट्रोजन साइकिल में भी बन रहा है और भाई साहब प्रोटॉन साइकिल में भी बन रहा है, दोनों ही प्रोसेस में बन रहा है। तो जितना ओल्डर स्टार होगा उतना ज्यादा क्वांटिटी ऑफ हीलियम होगा। कार्बन नाइट्रोजन साइकिल इज मोर प्रोबेबल इन द स्टार्स हैविंग हायर टेम्परेचर, जिन स्टार्स में भाई साहब हायर टेम्परेचर होता है, ठीक है, द कार्बन नाइट्रोजन साइकिल उसमें ज्यादा होता है, ठीक है। ड्यू टू एनॉर्मस एनर्जी रिलीज बाय द सन एंड द स्टार्स, द एटमॉस्फेयर ऑफ देम विल बी आयनाइज्ड स्टेट व्हिच इज कॉल्ड द प्लाज्मा। तो सन का जो एटमॉस्फेयर है, इतना ज्यादा एनर्जी में कोई भी चीज आयनाइज हो जाएगी, चाहे वो भाई साहब सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, ऑल फॉर्मेट्स विल बी आयनाइज्ड। देखो जैसे तुम बोलते हो ना कि भाई साहब सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड क्या है कॉमन सॉल्ट है, ठीक है। ये आयनाइज कब होती है, एक जब तुम इसको वाटर में डालो और एक जब इसको तुम क्या कर दो भाई साहब, इसको बना दो फ्यूज्ड स्टेट में, मतलब इसको मेल्ट करते करते पिघला दो, तब ये बनता है भाई साहब, ठीक है। सो ये 2 स्टेजेस हैं जहां पे ये होता है, ठीक है। ड्यू टू एनॉर्मस एनर्जी रिलीज बाय द सन एंड द स्टार्स, तो यहां पे हम बोले देखो फ्यूज स्टेट में वाटर में क्यों हो जाता है भाई साहब, वाटर में आयंस क्यों फॉर्म करते हैं, क्योंकि वाटर की डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है, ये आयन डिसोसिएट होते हैं लेकिन मिल नहीं पाते हैं, वाटर इन दोनों को घेर लेता है भाई साहब और इन दोनों को सेपरेट रखता है, ठीक है। तो वाटर इज अ स्ट्रॉन्ग डाइलेक्ट्रिक बिकॉज ऑफ विच सोडियम क्लोराइड आयनाइजेस इन वाटर। अदरवाइज इफ यू हैव टू आयनाइज सोडियम क्लोराइड यू विल हैव टू हीट इट एंड यू विल हैव टू मेल्ट इट एंड दैट विल हैपन एट वेरी हाई टेम्परेचर्स। तो किसी भी चीज को अगर आप भाई साहब मेल्टिंग की अवस्था में लेकर आते हैं तो वो आयनाइज होगी ही होगी, ठीक है, इट विल बेसिकली गेट आयनाइज्ड, ठीक है। सो यहाँ पे ड्यू टू एनॉर्मस एनर्जी रिलीज बाय सन एंड द स्टार्स, द एटमॉस्फेयर ऑन देम विल बी आयनाइज्ड व्हिच इज कॉल्ड द प्लाज्मा। इसी को हम क्या बोलते हैं भाई साहब, प्लाज्मा। आपने पढ़ा था भाई साहब 9th में 10th में कहाँ पे भी, आपके 3 स्टेट्स ऑफ मैटर क्या क्या हैं, सॉलिड, द अदर वन इज लिक्विड एंड द थर्ड वन इज गैस। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव 2 अदर, एक हो गया आपका प्लाज्मा और 5वां आपका क्या है भाई साहब, बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट, ठीक है। दिस इज बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट। बहुत हंसी आ रही है, इधर बैठ, इधर बैठ, तू मानव प्रजाति में बैठने के लायक नहीं है, तू इधर बैठ, बैग।
ठीक है। सो यहां पे आपका हो गया, ये 5 आपके स्टेट्स ऑफ मैटर है। प्लाज्मा कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है? ये एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जहां पे टेम्परेचर्स इतने हाई हो जाते हैं कि वो एलिमेंट्स हो या कंपाउंड्स हो, दे विल गेट कन्वर्टेड टू आयंस। रिपब्लिक डे के परेड में हो भाई साहब तुम, हाँ परेड करते करते ए दाएं मुड़, ए दाएं मुड़, ए दाएं मुड़, बार बार उसको देखे जा रहा भाई साहब। क्या भाई साहब, क्या स्पेशल है तुम्हारे अंदर? Okay, so due to enormous energy released by the sun and the stars, the atmosphere of them will be ionized state, which is called the plasma, which contains fast moving neutrons and electrons. प्लाज्मा भाई साहब आपका आयनाइज स्टेट में होगा, ठीक है। सो सन में ये आपके सारी चीजें आयनाइज्ड होंगी, हाइड्रोजन बोलो या हीलियम बोलो, दे विल ऑल बी आयनाइज्ड, बिकॉज इतने बड़े टेम्परेचर में दे विल ओनली बी एग्जिस्टिंग इन एन आयनाइज्ड स्टेट, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फिजन भाई साहब डिफरेंस क्या क्या हो जाएगा? फिजन, न्यूट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर इट। न्यूक्लियर फिजन के लिए भाई साहब आपको बम्बार्डिंग करनी पड़ेगी, किससे? न्यूट्रॉन्स से, ठीक है। फॉर यू टू इनिशिएट न्यूक्लियर फिजन यू विल हैव टू बम्बार्ड द एलिमेंट्स विद न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए क्या करना पड़ेगा भाई साहब? प्रोटॉन्स और ड्यूट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर इट। तो इधर प्रोटॉन्स या ड्यूट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर इट, ठीक है। ओके, इट इज पॉसिबल एट नॉर्मल प्रेशर एंड टेम्परेचर। न्यूक्लियर फिजन आपका नॉर्मल प्रेशर और टेम्परेचर में पॉसिबल है। तो इसीलिए जिन स्टार्स में आपका टेम्परेचर बहुत कम है वहां पे न्यूक्लियर फिजन आराम से हो सकता है। यू विल नॉट रिक्वायर वेरी हाई टेम्परेचर्स फॉर न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। तो स्टार्स विच हैव कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर्स कैन सपोर्ट न्यूक्लियर फिजन, वहां पे भाई साहब न्यूक्लियर फिजन आराम से हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है। इट इज पॉसिबल एट नॉर्मल प्रेशर एंड टेम्परेचर। नॉर्मल प्रेशर और टेम्परेचर पे ये पॉसिबल है, ठीक है। इट इज पॉसिबल एट वेरी हाई टेम्परेचर्स एंड प्रेशर। तो फॉर दिस टू हैपन यू विल रिक्वायर स्टार्स विद वेरी हाई टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर, ठीक है। तो टेम्परेचर और प्रेशर भाई साहब बहुत ज्यादा होना चाहिए। एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियन इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट? 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पे कितना है? ओके, सो यहाँ पे भाई साहब होगा एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियन इज 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। हर एक न्यूक्लियन में कितना आपका रिलीज होगा भाई साहब? 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। परसेंटेज ऑफ मास गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इज हाउ मच? 0.1%। तो आपका ये देखो E इज इक्वल टू MC स्क्वायर के हिसाब से जा रहे हैं हम, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। तो ये आपका परसेंटेज ऑफ मास, जो आपका रिएक्टेंट है उसका कितना परसेंट मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा इन केस ऑफ फिजन? 0.1% मास। और यहाँ पे जो रिएक्टेंट है उसका कितना आपका एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा? 0% मास ऑफ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इज 0.7%, ठीक है। सो परसेंटेज ऑफ मास गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एनर्जी in case of nuclear fission is 0.7%. Clear पेपलम? Okay. Fission materials are expensive. तो जितने भी आपके फिशनेबल मटेरियल्स होते हैं जिनको हम फिशन करवा सकते हैं वो मटेरियल्स आपके एक्सपेंसिव होते हैं। फ्यूजन मटेरियल्स आर चीप, ठीक है। फ्यूजन के जो मटेरियल्स होते हैं दे आर बेसिकली चीप। ओके। इन डैश 2 और मोर अनस्टेबल न्यूक्लियस जॉइन टू प्रोड्यूस 1 स्टेबल न्यूक्लियस पार्टिकल्स। कौन सा आ जाएगा भाई साहब? ये